मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी ज्योमेट्री कमज़ोर है उनके लिए ये वीडियो एकदम कैप्सूल की तरह है। इसको देखने के बाद आपका ज्योमेट्री का डर एकदम समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी की इच्छा थी कि ज्योमेट्री शुरुआत से अंत तक पढ़ाई जाए, तो आज से ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है और ज्योमेट्री को बेसिक से हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। यानी ज्योमेट्री आपको ऐसी पढ़ाई जाएगी कि आप कोई भी परीक्षा दो, एक भी नंबर का आपका गलत ना हो और सभी प्रश्नों के उत्तर आप 2 से 3 सेकंड में दे पाओ। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री होती क्या है? ज्योमेट्री को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री गणित के विषय की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण तथा इसके स्वभाव, मापन तथा उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री शाखा ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक शाखा मानी जाती है। इसकी परिभाषा अन्य शब्दों में कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। ज्योमेट्री गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। आइए एक परिभाषा इसकी और देखते हैं। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। दोबारा समझते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। हम ज्योमेट्रियों को एकदम विस्तार शुरू कर रहे हैं, यानी हम आज शुरुआत से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बिंदु। सबसे पहले देखते हैं बिंदु होता क्या है। तो कोई भी ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा इसकी देखते हैं। तो बिंदु की कोई लंबाई तथा चौड़ाई नहीं होती है, यह सिर्फ सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। बिंदु की ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ये केवल स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं इसकी। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। 3 इसमें से दे देगा, 1 अलग से दे देगा, पूछेगा कौन सा गलत है, या फिर 1 इसमें से दे देगा, 3 गलत दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। बिंदु की लंबाई क्या होती है? 0 होती है। बिंदु की लंबाई क्या होगी? 0 होगी। बिंदु की चौड़ाई क्या होगी? 0 होगी। बिंदु का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0 होगा। और बिंदु का आयतन भी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर एक साथ हम याद करें तो लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन बिंदु के क्या होते हैं? 0 होते हैं। बिंदु की लंबाई, बिंदु की चौड़ाई, बिंदु का क्षेत्रफल और बिंदु का आयतन क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है? रेखा। तो रेखा क्या होती है? 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। तो रेखा में सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। एक रेखाखंड के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने में आरेख प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? रेखा कहा जाता है उसे। अब आइए देखते हैं रेखा के प्रकार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाए, वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। यानी सीधी चली जाए, वो क्या होगी? सरल रेखा। सरल रेखा कैसे पहचानेंगे? जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाएगी, वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? वक्र रेखा। वक्र रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर तथा दिशा बदलती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती है, वो क्या कहलाएगी? वक्र रेखा कहलाएगी। जैसे ये क्या है? एक वक्र रेखा है। ये क्या है? एक वक्र रेखा है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं वैसी रेखा को कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक
रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। संगामी रेखा क्या होंगी? जब दो या दो से अधिक रेखाएं क्या होंगी? एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। तो देखिए ये कितनी रेखाएं इसमें, 1 2 3, 3 रेखाएं हैं और एक ही बिंदु O से होकर गुजर रही हैं। तो ये सभी क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? समांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। मतलब दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए अगर A से C की यहां से दूरी कितनी है? अगर 2 है तो यहां से भी क्या होगी? 2 होगी। यहां से भी क्या होगी? 2 होगी। मतलब समांतर होंगी। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर। इसका साइन कैसे होता है? ऐसे। जैसे लिखना है PQ समांतर RS के, तो कैसे लिखेंगे? PQ समांतर है RS के। तो बहुत आसान है। अब आइए दोबारा इसको बार पढ़ते हैं। वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। तो उन रेखाओं को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। यानी इनकी दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं? वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटे उसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? AB है और CD है, दो रेखाएं हैं, उसको तीसरी एक रेखा EF क्या कर रही है? काट रही है। इसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वैसी एक रेखा का वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित हों उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। अगला क्या है? किरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक किनारा निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? कोण। तो कोण क्या होता है? पहले अब आइए कोण देखते हैं। तो कोण क्या होता है? यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या फिर ज्यामितीय में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। जैसे ये दोनों सरल रेखाएं निकल गई तो ये क्या बनेगा? कोण बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये सभी क्या है? कोण है। तो कोण बहुत आसान है। कोण का चिन्ह क्या होता है? कोण का चिन्ह ऐसे होता है। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला है कोण का मापन। ये बहुत मान लीजिए गहराई से निकाला गया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है कोण का मापन। तो कोण का मापन दो तरीके से होता है। पहला होगा अंश मापन। पहला क्या होगा? अंश मापन। और दूसरा क्या होगा? रेडियन मापन। पहला होगा अंश मापन, दूसरा क्या होगा? रेडियन मापन। अंश मापन को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय पद्धति। और रेखीय मापन क्या है? वृत्तीय पद्धति है। अंश मापन क्या है? शास्त्रीय पद्धति है। और रेडियन मापन क्या है? वृत्तीय पद्धति है। तो अंश मापन की इकाई क्या होती है? अंश की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। अंश की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। और रेडियन की क्या होती है इकाई? रेडियन ही होती है। रेडियन की इकाई क्या होती है? रेडियन ही होती है। तो आइए देखते हैं संकेत। तो x डिग्री, डिग्री का संकेत क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है डिग्री। और x रेडियन यानी x की पावर क्या होगा? c को क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। तो बहुत आसान है। डिग्री कैसे होगा? डिग्री ये होगा और रेडियन क्या होगा? ये होगा। आइए आगे देखते हैं। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एक रेडियन बराबर कितना होगा? 180 बटे पाई। एक रेडियन बराबर क्या होगा? 180 बटे पाई होगा। लेकिन एक डिग्री की बात करेंगे, एक डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटे 180। अब आइए देखते हैं आया कैसे। तो हमने क्या किया? देखिए पाई रेडियन था तो हमने क्या किया? पाई को उस तरफ भेज दिया। पाई को उस तरफ भेजेंगे तो गुणे में है तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। गुणे में है तो क्या हो जाएगा? भाग में। देखिए एक रेडियन हो गया, एक रेडियन इधर हो गया और 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डिग्री का मान निकालें तो यहाँ एक डिग्री लिखेंगे और 180 क्या होगा? बटे में चला जाएगा। यानी पाई बटे कितना हो गया? 180 रेडियन हो गया। तो बहुत आसान है। अब आइए अगला स्टेप देखते हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया है? पाई से x से क्या किया है? हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x रेडियन हो जाएगा। इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई गुणे x क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए अगले स्टेप में भी हम यही करने वाले हैं। क्या किया हम?
x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x डिग्री हो जाएगा और पाई बटे 180 गुणे x रेडियन हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आइए आगे समझते हैं। अब आते हैं कोणों के प्रकार पे। कोण के प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या है, शून्य कोण। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, शून्य हो, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, शून्य कोण कहते हैं। बहुत आसान है। ये क्या है, शून्य कोण है। क्या है ये, शून्य कोण है। तो आइए अब अगला देखते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसा कोण जो शून्य अंश से क्या हो, बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी परिभाषा कह रही है कि जो है थीटा का जो मान है, थीटा का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। बहुत आसान है। यानी 0 से क्या हो, बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, समकोण। समकोण बहुत आसान है। 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। या समकोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, 90 अंश हो, वो क्या कहलाएगी, समकोण कहलाएगी। तो यानी थीटा का मान इसमें क्या है, बराबर है किसके, 90 के, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। फिर अगला क्या है, अधिक कोण। अगला क्या है, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से बड़ा है थीटा और 180 से क्या है, छोटा है। थीटा का मान क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, ऋजु कोण, या इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 अंश का कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। यानी थीटा का मान क्या होगा, इसमें 180 होगा, 180 के बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। अगली परिभाषा देखते हैं। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ऋजु कोण कहलाता है। तो बहुत आसान है। थीटा का मान इसमें क्या होगा, 180 होगा, वो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला क्या है, वृहत कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, वृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से क्या हो, छोटा हो। यानी थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, 180 से अधिक होगा और 360 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा। संपूर्ण कोण क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 360 के बराबर होगा। 360 के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में दे सकते हैं, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, 360 अंश हो, तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण बोलेंगे। या इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण कहा जाए, कंप्लीट एंगल कहा जाए, बात दोनों एक ही है। अब आइए देखते हैं कुछ जो है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इससे कुछ कोण निकलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और बाह्य कोण या अंतः कोण। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल बना। देखिए 1 बन रहा, 2 बन रहा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 4 एंगल इधर बन रहे हैं, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। यानी कितने कुल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख लग ही रहा है, यानी शीर्ष के क्या हो, जो सामने हो। यानी 1 के बराबर किसके होगा, 3 के शीर्षाभिमुख कोण है। 2 किसके होगा, 4 के। 6 होगा 8 के, 5 होगा 7 के। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत आसान है। अगला क्या है, संगत कोण। अगला क्या है, संगत कोण। तो ऐसे देखिए, अगर ऊपर इसमें लेंगे तो ऊपर इसमें भी लेना है। यानी कोण 2 बराबर किसके है, कोण 6 के, वो क्या है, संगत कोण है। यानी कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के और 1 है 5 के और 4 है 8 के। ये सभी क्या है, संगत कोण है। अब आइए अगला देखते हैं, एकांतर कोण। अगला क्या होता है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर 5 के,
कोण 3 बराबर किसके होगा 5 के, कोण 4 बराबर किसके होगा 6 के, 1 बराबर होगा 7 के और 2 बराबर किसके होगा 8 के। ये सभी क्या है एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आंतरिक एकांतर कोण, एक होगा बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण कौन से होंगे 3 और 5, यानी ये सभी क्या दोनों आंतरिक है मतलब अंदर हैं, और 4 और 6 ये भी क्या है अंदर हैं। फिर क्या है बाह्य एकांतर कोण, देखिए दोनों बाहर हैं, यानी 1 बराबर 7 के और 2 बराबर किसके होगा 8 के, 2 बराबर किसके होगा 8 के। ये सभी क्या थे एकांतर कोण थे। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोणों या उसी को बोलते हैं बहिष्कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। यानी कोण 3 और कोण 6 इनका योग क्या होगा 180 होगा, ये अंतःकोण है। और 4 और 5 इनका भी क्या होगा 180 होगा, ये दोनों क्या है अंतःकोण है। बाह्य कोण की बात करते हैं तो 1 और 8 इनका योग क्या होगा 180 होगा, 2 और 7 इनका भी योग क्या होगा 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएगा। भले कोण ना पूछा जाए, बिंदु ना पूछा जाए, रेखा ना पूछी जाए, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सब की प्रॉपर्टीज लग जरूर जाएगी प्रश्न में। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, और एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं, इनका योग क्या होगा 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, न समझ में आया होगा तो वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है जिन दो कोणों का योग क्या हो 180 हो। जैसे मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, इसमें कोण बना हुआ है, ये है 45 का और ये है 135 का, यानी ये 45 का है और ये कितना है 135 का। इन दोनों का योग कितना है 180, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हुए संपूरक कोण हुए। अगला क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है जिनका योग क्या हो 90 के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये है 55 है, ये क्या है 55 है और ये टोटल कितना है 90 है। टोटल कितना है 90 है, 55 ये है तो 50, 5 इधर बचा 60 हो गया और 30, यानी ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये 35 और 55 एक दूसरे के क्या हैं पूरक कोण हैं। यही क्या होता है पूरक कोण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको समझ लेना है कि पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। ये मत सोचना कि सीटेट की परीक्षा टल गई है, वो कब कितनी किस डेट में आ जाए कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या करना है तैयारी निरंतर करते रहना है, तैयारी हमेशा बनाए रखनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। परीक्षा पता नहीं कब हो जाए, तो परीक्षा के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, जिसमें आए एकदम धुआं धुआं कर दो अच्छे से, मतलब एकदम पेपर इतना बढ़िया दो कि एकदम बिल्कुल एकदम कंफर्म हो कि 120 प्लस आएंगे ही आएंगे। तो हमको तैयारी भी ऐसे करनी है, 120 प्लस ही आपको लाने हैं सीटेट में। 120 प्लस आप स्कोर करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, जिससे आपके सुपर टेट में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सुपर टेट की परीक्षा जब देने जाएंगे तो आपका 120 प्लस होगा सीटेट में, तो सुपर टेट में आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो क्या करना है अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, और हम आपका शुरू से लेके अंत तक साथ देंगे। सीटेट से लेकर सुपर टेट तक हम आपके हर एक कदम पर साथ रहेंगे। आप हमको कमेंट करके बताइए, जैसे आपने हमको बताया था कि ज्योमेट्री सर हम लोगों की कमज़ोर है। काफ़ी बच्चों ने हमको कमेंट किया था, पर्सनल एसएमएस भी किया कि सर ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। तो ज्योमेट्री आपके लिए लेके आए हैं। ज्योमेट्री अब शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पूरी ख़त्म करेंगे तब दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे आपका ज्योमेट्री का डर एकदम ख़त्म हो जाए और ज्योमेट्री आपके लिए एकदम भय का कारण ना बने। ज्योमेट्री आपके लिए ऐसा हो जाए कि अगर ज्योमेट्री देख लो आप कहोगे अरे वाह 1 नंबर पक्का हो गया हमारा, 1 नंबर की दिखे 2 नंबर की जैसे दिखे आप तुरंत उसको बना के 2 से 3 सेकंड में मार दो। इस तरह आपको पढ़ाई जाएगी। बस क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है, ना समझ में आए दोबारा फिर से देखना है, ज़रूर समझ में आएगा। हर एक परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल हो, हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री अलग नहीं आएगी, किसी में कम पूछा जाएगा, किसी में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम आपको इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आप एसएससी सीजीएल का भी पेपर देने जाओगे तो आपका 1 नंबर भी बाहर से नहीं आएगा, इतना आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से बंद पृष्ठ आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। यानी तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों क्या हों? बंद हों, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे अगर पूछा जाए तो? कितने? 6 प्रकार के। अगर पूछा जाए भुजाओं के आधार पे तो कितने? 3। 3 ये क्या है? भुजा के आधार पे। अगर पूछा जाए कोणों के आधार पे तो कोण के आधार पे भी क्या? 3। भुजाओं के आधार पे 3, कोणों के आधार पे 3, यानी कुल कितने? 6। अब आइए एक तरफ समझते हैं। सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब क्या होता है? बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और तीनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कितने होंगे? ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तीनों मिला के कितना? 180। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा बराबर ना हो। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी और एक भुजा क्या होगी? असमान होगी। तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। परिभाषा से पता चल रहा है, समद्वि नाम से ही पता चल रहा है। समद्वि यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। तो जिसकी एको भुजा बराबर ना हो, यानी ये अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, यानी 0 से क्या होगा? थीटा का मान बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक क्या हो? 90 अंश का कोण बनेगा, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक भुजा क्या करेगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। तो बहुत आसान है। और इसमें भी क्या होंगी? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। यानी अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगी? 5 होगी। अगला क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होना चाहिए? थीटा का मान क्या होगा? 90 से क्या होगा? बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा। तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी थीटा का मान क्या होगा? 90 से अधिक होगा, 180 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। आइए अब एक तरफ से सबको देख लेते हैं। तो पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। अब आइए देखते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या था? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं एवं तीनों कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को एक विशेष प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी दो ही नहीं तीनों भुजाएं समान होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे? सारे कोण जो होंगे आपस में उनकी माप क्या होगी? समान होगी। इस त्रिभुज के हर कोण का माप क्या होगा? 60 अंश होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है एवं समबाहु के तीनों कोणों क्या होंगे? समान होंगे, अतः यह 60 डिग्री का होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसको बोलेंगे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए इसमें दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं और दो कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर होते हैं वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, जिससे ये अपने सामने वाले कोणों का माप भी समान कर देती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों का माप भी क्या होता है? समान होता है। अगर हम शीर्ष से आधार पर एक लंब बनाएं, शीर्ष से आधार पर हम क्या करें? एक लंब बनाएंगे, तो वह आधार को दो भागों में क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। आधार पर बनाया गया लंब
आधार पर बनाया गया लंब शीर्ष पर बने कोण को क्या करेगा, द्विभाजित कर देता है। अब आइए अगला देखते हैं विषम बाहु। नाम से पता चल रहा है विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान है, यानी ये अलग होगी और ये अलग होगी और ये अलग होगी। अब आइए देखते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, असमान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण क्या होते हैं, अलग माप के होते हैं, अर्थात कोण भी समान नहीं होते हैं, यानी जब भुजा बराबर नहीं होगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। फिर आइए देखते हैं अगला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, कम होगा। अब आइए समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच हो, ऐसा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक क्या होगा, 90 अंश बनाएगा, एक भुजा क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। अब आइए समझते हैं, जैसा कि इस त्रिभुज के नाम से प्रतीत हो रहा है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है एवं बचे दो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जब एक समकोण होगा बाकी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जैसा कि हम जानते हैं समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। ऐसा त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आइए देखते हैं अगला है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक कोण का मान क्या होगा, 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा थीटा का मान, और 180 से क्या होगा, कम होगा। 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 180 से क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और हौसला बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करें। इस कंटेंट को तैयार करने में हमको 1 से 1.5 दिन लग गया है, और हमने कलेक्शन कर लिया है पूरे ज्योमेट्री का, यानी पूरे ज्योमेट्री का कलेक्शन कर लिया है, और पूरे क्वेश्चन भी तैयार कर दिए हैं आपके लिए। यानी टाइप करके केवल क्या करना है, वीडियो बनाना है, और आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। पढ़ लीजिए, एक बार ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे जो आप पेपर दे आएँ, 1 नंबर का बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चतुर्भुज तथा चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाऊंगा, जिसको मैंने स्वयं लिख के तैयार किया है, जिससे आप सभी को एक ही वीडियो में चतुर्भुज की सारी जानकारी मिल जाए और दोबारा कभी भी आपको ये पढ़ना ना पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं चतुर्भुज। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब आइए देखते हैं चतुर्भुज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चतुर्भुज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, 2 लैटिन शब्दों, एक होता है क्वाड्री जिसका अर्थ होता है 4 का एक संस्करण, और दूसरा है लेटस जिसका अर्थ होता है भुजा, से हुई है। यानी पहला शब्द है क्वाड्री जिसका अर्थ है 4 का संस्करण, दूसरा है लेटस जिसका अर्थ होता है भुजा। इन्हीं दोनों शब्दों से चतुर्भुज की उत्पत्ति हुई है। तो अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। यानी 4 सरल रेखाओं से घिरी जो आकृति होगी उसे क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। चतुर्भुज में क्या होते हैं, 4 किनारे या भुजाएं, 4 शीर्ष होते हैं, और 4 ही क्या होंगे, 4 कोण होते हैं। 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष होंगे, और क्या होंगे, 4 कोण होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। एक साधारण चतुर्भुज ABCD
के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 360 होगा। अब आइए हम इसको दूसरे शब्दों में पढ़ते हैं। तो अगर कहा जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? तो वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंड से बनी हो, यानी ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंड से बनी हो उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसमें क्या होंगे? 4 भुजाएं होंगी। देखिए 1 2 3 और ये 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष होंगे और 4 कोण होंगे। तो कोण देखते हैं, 1 2 3 और 4 कोण हो गए। अब आइए समझते हैं, इसके प्रकार देखते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले चतुर्भुज का प्रकार देखते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले है स्क्वायर या वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक परीक्षा के लिए, हर एक परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। तो स्क्वायर जो होता है या वर्ग जो होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। सभी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। सभी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। और चारों कोण भी क्या होंगे? समकोण होंगे। चारों कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। और सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। और समान लंबाई का होता है, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और समान लंबाई के भी होंगे। एक चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि वह एक समचतुर्भुज भी हो और एक आयत भी हो। यानी एक चतुर्भुज वर्ग कब होगा? जब वो समचतुर्भुज भी हो और आयत भी हो। तो आइए हम दूसरे भाषा में देखते हैं, मतलब शॉर्ट में एकदम। तो वर्ग क्या होगा? जिसमें चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। ये सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? समान हों। यानी पहला क्या होना चाहिए? सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। और सभी कोण क्या होंगे? 90 अंश के होंगे। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो बहुत आसान है, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी और चारों कोण समान होंगे वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है? ए इसकी लंबाई, ए इसकी भी लंबाई, ए इसकी भी लंबाई और ए इसकी भी लंबाई है। तो आइए अब इसके फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। या फिर अगर विकर्ण के रूप में ज्ञात करना हो, यानी विकर्ण दिया हो तब आपको ज्ञात करना हो क्षेत्रफल, तो क्या होता है? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल तब क्या होगा? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब सब टोटल भुजाओं की माप लेनी है। तो ए ये कितनी है? 4 भुजाएं हैं, तो ए मिलके 4 मिलके कितने हो गए? 4a हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है रेक्टेंगल, या इसी को क्या बोलते हैं? आयत। आयत की परिभाषा देखते हैं। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। चारों कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। और लंबाई में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। और वर्ग एक आयत है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बार बार पूछा जाता है। वर्ग क्या है? एक आयत है। वर्ग एक आयत है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं होगा। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया था? सम्मुख भुजाएं क्या होती? समान होती। तो आमने सामने की भुजा देखिए समान है। ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है। चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। और लंबाई में बराबर होंगे, यानी ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आइए देखते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? तो बहुत आसान है याद करना। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होगा? तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या होगा? अंडररूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण क्या होगा? अंडररूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर।
अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, समांतर चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज की आइए परिभाषा देखते हैं। समांतर भुजाओं के दो युग्मों वाला एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हों, सम्मुख कोण भी क्या हों, बराबर हों, विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित करें, उसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। यानी क्या क्या होना चाहिए, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, उसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। सबसे मेन पॉइंट, समचतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। अब आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। और परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप होगा 2 गुणे सम्मुख भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा, 2 गुणे सम्मुख भुजाओं का योग। अब आइए आगे चलते हैं। तो अगला क्या है, समचतुर्भुज। अगला क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस। अब आइए पढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी चारों भुजाएं क्या हों, समान होती हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। यानी क्या क्या होना चाहिए, चारों भुजाएं समान हों, चारों भुजाएं क्या हों, समान हों, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, लंब समद्विभाजित करें, तो वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। और वर्ग जो होता है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसके फार्मूले पे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण को किससे नोट करते हैं, स्मॉल d से। अगला है परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी 4 इंटू ए हो जाएगा। अगर हमको भुजा ज्ञात करनी हो और विकर्ण दिए हों तो क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा, अंडर विकर्णों के वर्गों का गुणनफल क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 1/2 अंडर विकर्णों के वर्गों का गुणनफल। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहिए या ट्रेपेजियम कहिए, ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेपेजियम ज़्यादातर बच्चों का छूट जाता है, तो कुछ छोड़ना नहीं है, पता नहीं पेपर में क्या आ जाए। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सम्मुख भुजाओं का कम से कम क्या होना चाहिए, एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो देखिए इसमें AD समांतर किसके है, BC के। AD समांतर किसके है, BC के समांतर है, तो वो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। कम से कम क्या होना चाहिए, एक युग्म समांतर होगा तो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और सबसे मेन पॉइंट है जो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। सबसे मेन पॉइंट ये है और ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अब आइए देखते हैं, इसकी फार्मूले देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। परिमाप क्या होता है इसका, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग क्या होता है, इसका परिमाप होता है। समांतर का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर समांतर की बात की जाए तो रेल की पटरी क्या होती है, समांतर होती हैं। रेल की पटरी क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होने का तात्पर्य यह है कि जो दूरी यहाँ से होगी वही दूरी यहाँ से भी होगी और वही दूरी यहाँ से भी होगी। समांतर रेखाएं कभी मिल नहीं सकती हैं, अनंत तक वो कभी मिलेंगी नहीं, और उनकी दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो वो क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, जैसे ट्रेन की। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज कहिए या काइट कहिए, बात एक ही है। तो किसी भी परीक्षा को कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर जो है पतंग से ही क्वेश्चन दे देता है, काइट से ही प्रश्न दे देता है, और काफ़ी बच्चों का ये काइट जो है छूट जाता है, तो उनके प्रश्न हो जाते हैं गलत। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए शुरुआत करते हैं पतंग या फिर काइट को। तो पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर लंबाई के होते हैं। तात्पर्य यह है कि इसका एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में
विभाजित करता है। सर्वांग क्या होता है? सर्व अंग सम, यानी सभी अंग समान हो, उसे क्या बोलते हैं? सर्वांग बोलते हैं। यानी अगर कहा जाए सर्वांग तो क्या होता है? सर्व अंग और फिर क्या? सम, यानी सभी अंग समान, उसे क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सर्वांगसम कितने तरीके के होते हैं। 5 तरीके के। कौन कौन सा होता है? एक होता है एस एस एस, दूसरा होता है एस ए एस, तीसरा होता है ए एस ए होता है, और चौथा क्या होता है? ए एस होता है, और पांचवा होता है आर एच एस होता है। तो एस का मतलब क्या होता है? साइड, ए का मतलब एंगल, और आर एच एस का मतलब क्या होता है? आर एच एस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनिस साइड। क्या होता है? राइट हाइपोटेनिस साइड होता है। तो इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसको विस्तार से बताएंगे, एक एक को लेके और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। तो पतंगाकार चतुर्भुज में कहाँ तक पढ़े थे हम? पहले शुरुआत से देखते हैं एक बार दोबारा। आसन्न भुजाओं के 2 युग्म क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। तात्पर्य यह है कि इसका एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में क्या करेगा? विभाजित करता है, और इसलिए समान भुजाओं के युग्म के बीच के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक पतंग है, तो इसको हम अगर 2 बराबर भागों में विभाजित करें, यानी इसमें विकर्ण खींच दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्या हुए? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। यानी संगत जो है भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। उसे क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं किस पे हों? वृत्त की परिधि पे हों, उसे क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। आइए पढ़ते हैं इसको। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक परिवृत्त पर स्थित हों। एक उत्तल चतुर्भुज चक्रीय होगा यदि उसके सम्मुख कोणों का योग क्या हो? 180 हो। यानी आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? 180 होगा, तो वो क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है कमेंट करिए, उस टॉपिक को बहुत सरल तरीके से बताया जाएगा। आज ज्योमेट्री का बेसिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्त का बेसिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर को लेके हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यानी सबसे पहले रेखा और कोण कराया जाएगा, फिर त्रिभुज कराया जाएगा, फिर चतुर्भुज कराया जाएगा, फिर वृत्त कराया जाएगा, फिर और जो ज्योमेट्री में बचते हैं उनको कराए जाएंगे। इस तरह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। सीटेट से लेके सुपर टेट तक, एसएससी से लेके एसएससी सीजीएल तक, बैंक, यूपीपी, हर एक परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो है अगर आपको फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा? ज्योमेट्री ही होगा। क्योंकि ज्योमेट्री बच्चों को बहुत आसान है, लेकिन उसका भय रहता है। ज्योमेट्री देख के अजीब सा मुँह बन जाता है, छोटा बउआ जैसे मासूम सा, मतलब डर के मारे। तो क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ लेना है, दोबारा आपके मन से डर एकदम ख़त्म हो जाएगा, और ज्योमेट्री तो आपकी 1 नंबर की फंसेगी भी नहीं। एक नंबर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, कहीं भी 1 नंबर आपके कम नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में वृत्त का बेसिक के साथ। वृत्त के बारे में एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, 20 से 25 पॉइंट होंगे, जिससे आपका वृत्त जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर को समझ के उसके बाद उसके सवाल करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर वही हम डायरेक्ट सवाल करना शुरू करें तो क्या होगा? वैसे तो सबको लगता है कि बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बेसिक बहुत आसान होता है, लेकिन नहीं, बेसिक के बिना आप उस चैप्टर को कुछ नहीं जान पाएंगे, यानी आप उसको हल ही नहीं कर सकते। जब आपको बेसिक पता होगा, सभी जो है नियम पता होंगे, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे वृत्त का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक चैप्टर, सभी चैप्टर के एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे।
प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको एक भी सवाल आपसे फंसने वाला नहीं। आप ऐसे करते चले जाएंगे, पूछने की आवश्यकता नहीं किसी से भी। क्या करना है, केवल अच्छे से ज्योमेट्री के जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं सबको अच्छे से देखना है। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा फिर से देखिए, 2 बार में आराम से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो के लिए काफ़ी समय लगता है पूरा कंटेंट आपके लिए तैयार करने में। तो क्या करना है, आपको केवल एक बार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे आपका भला हो और साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, वो भी सबसे आसान ट्रिक के साथ, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले ज्योमेट्री के 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसने ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसको वहां लिंक मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर देखना, जिससे आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्वांग समता, वो भी किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुजों की सर्वांग समता हम पढ़ रहे हैं। तो आइए सर्वांग सम को हम टुकड़ों में बांट देते हैं। तो सर्व निकला, अंग निकला और इसमें से सम निकला, यानी सर्व अंग सम। सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब अंग, सम मतलब क्या होता है, समान। यानी जिसके सभी अंग समान हो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। और सर्वांगसम हमेशा दो त्रिभुजों की तुलना करने पर निकलेगा। यानी एक त्रिभुज से हम बता नहीं सकते कि वो सर्वांगसम है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए, 2 त्रिभुज होने चाहिए, फिर उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उससे पता चलेगा कि सर्वांगसम है या नहीं है। सबसे पहला आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं, जो पहले त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो सेकंड त्रिभुज की भुजाओं के क्या होंगी, बराबर होंगी। और माध्यिकाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और ऊंचाइयां भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और कोण भी क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। संगत क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और परिमाप भी क्या होगा, बराबर होगा। ये सभी क्या होंगे, सर्वांगसम में बराबर होंगे। अब आइए देखते हैं सर्वांगसम का चिन्ह। तो सर्वांगसम का चिन्ह कैसे होता है, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है। तो बहुत आसान है, ये चिन्ह किसका है, सर्वांगसम का है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं कोणों का मान समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतया क्या कर लेता है, ढक लेता है। यानी जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज आप रख दीजिए, तो क्या होगा, पहला वाला त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज क्या करेगा, ढक लेगा। यानी जिसको आप ऊपर रखेंगे वो नीचे वाले त्रिभुज को क्या करेगा, ढक लेगा। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग क्या हो, समान हो। अब आइए देखते हैं सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस तरह का साइन लिखेंगे सर्वांगसम दिखाने के लिए। या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ABC सर्वांगसम है किसके, DEF के। तो बहुत आसान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कितने तरह के सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। पहला होता है SSS, यानी साइड साइड साइड, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा 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 सर्वांगसमता। दूसरा होता है SAS, इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। अगला क्या होता है ASA, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण की सर्वांगसमता। अगला क्या होता है AAS, यानी एंगल एंगल और साइड, यानी कोण कोण और भुजा। अगला क्या होता है RHS, यानी RHS क्या होगा, राइट एंगल होगा और हाइपोटेनिस साइड बराबर होंगी, यानी समकोण कर्ण और भुजा। तो बहुत आसान है। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक
ऐसे ही बनाएंगे, इसी को पढ़ के बनाएंगे। तो एस 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 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सा यानी ससस। याद हो जाएगा आसानी से आपको। इससे एस निकलेगा, इससे एस निकलेगा, इससे एस निकलेगा। अगला ये देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, पढ़िए। एस है, ए है और एस है, यानी सास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सास। आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, ए एस ए, यानी क्या हो जाएगा, आशा। क्या हो जाएगा, आशा। ये भी आसानी से याद हो जाएगा आपको। अगला क्या है, फोर्थ है, ए ए एस, यानी क्या हो जाएगा, आस। क्या हो जाएगा, आस। और फिफ्थ तो बहुत आसान है, क्या है ये, आर एच एस। तो ये पांचों आपको याद हो गए होंगे। पहला देखिए, पहला और पांचवा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा याद करना है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है सास है, तीसरा क्या है, आशा है, और चौथा क्या है, आस है। तो बहुत आसानी से याद हो गए होंगे आपको। अब आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। तो देखिए साइड 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 है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुज की साइड साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी ये, यानी एक इसमें हो गया तो एक इसमें, ये डबल हो गई तो ये भी बराबर होगी, और ये, यानी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तब क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो अब आइए देखते हैं, ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा किसके, डी ई के। ए बी बराबर किसके होगा, डी ई के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर। फिर बी सी बराबर होगा किसके, ई एफ के। बी सी बराबर किसके होगा, बी सी बराबर किसके होगा, ई एफ के। बी सी बराबर ई एफ के होगा। फिर ए सी बराबर किसके होगा, डी एफ के। ए सी बराबर किसके होगा, डी एफ के। तो बहुत आसान है, जब भुजा 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 बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। तो बहुत आसान है, यानी ए बी जो है, ए बी बराबर किसके होगी, डी ई के। फिर बी सी बराबर किसके होगी, ई एफ के। और ए सी बराबर किसके होगी, डी एफ के। तो बहुत आसान है, ए बी डी ई के बराबर हो गई। ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, फिर ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, और फिर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला है एस ए एस। इसको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था, सास करके आपको याद करना है। एस ए एस से क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा, फिर कोण और फिर भुजा। तो बहुत आसान है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। आपको एकदम सीक्वेंस में लेना है, यानी अगर आपने इसको ले लिया है तो आपको इसी को लेना है, और फिर इसी के साथ संगत में लेना है, अलग नहीं ले सकते। ऐसे लिया तो ऐसे ही लेना है, तभी क्या होंगे, संगत भुजाएं या फिर संगत कोण होंगे। और संगत भुजाएं संगत कोण ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तब आइए देखते हैं कौन किसके बराबर है। तो ए बी बराबर किसके हो गया, ए बी, ये ए बी है, ए बी बराबर किसके हो गया, डी ई के। ए बी बराबर किसके हो गया, डी ई के बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं कोण कौन सा बराबर होगा। कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण डी के। कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण डी के बराबर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला ए सी जो भुजा है वो बराबर किसके हो गए, डी एफ के। ए सी भुजा बराबर हो गई किसके, डी एफ के। तो क्या होना चाहिए, एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा, तीन बराबर होंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये दूसरा नियम हो गया। अब आइए तीसरे नियम पे चलते हैं। तो तीसरा नियम क्या है, ए एस ए, यानी एंगल साइड और एंगल, या इसको कह सकते हैं कोण भुजा कोण। तो हमको सीक्वेंस से ही लेना है। तो आइए देखते हैं, हम लेते हैं इसमें। तो ये कोण हो गया,
इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आइए समझते हैं। सबसे पहले कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ई के। कोण बी बराबर किसके होगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा। फिर भुजा बराबर है ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है डी ई के, यानी ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला कोण, कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के, यानी कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के। तो देखिए एक कोण हो गया, फिर भुजा हो गई, फिर कोण हो गया, यानी भुजा कोण भुजा से क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई और एफ के। बहुत आसान है। सबसे पहले एक कोण बराबर हो गया, दूसरी भुजा बराबर हो गया, तीसरा कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किससे, कोण भुजा कोण से। बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ में भी आ गया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंगल, एंगल और साइड है, यानी ए ए एस है, यानी कोण कोण और भुजा, यानी दो कोण लिए जाएंगे संगत में और फिर एक भुजा ली जाएगी। तो अब आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या लेना है, कोण लेना है। तो ये कोण यानी कोण बी बराबर किसके हो गया, कोण ई के हो जाएगा। कोण बी बराबर किसके हो गया, कोण ई के हो जाएगा। फिर अगला कोण लेते हैं, तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के हो जाएगा। कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के हो जाएगा। फिर भुजा ए सी बराबर किसके हो जाएगी, डी एफ के हो जाएगी। तो कोण कोण और भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब आइए एक एक समझते हैं। तो कोण बी बराबर किसके है, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण ई के। और कोण ए बराबर किसके है, कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के है। और भुजा ये लेते हैं, तो भुजा ए सी बराबर किसके है, भुजा डी एफ के। भुजा ए सी बराबर किसके है, भुजा डी एफ के। तो कोण कोण और भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई और एफ के, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। तो बहुत आसान है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सीक्वेंस में ही लेना है, यानी आप जो है अगर कोण ले रहे हो तो ये कोण और ये कोण लेना है, और जैसे भुजा ले रहे हो तो ये भुजा लेनी है। ये नहीं कि ये भुजा ले लिए और ये भुजा ले लिए, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी जो कोण होगा वही संगत कोण दूसरे त्रिभुज का। ये नहीं कि ये कोण ले रहे हो और इसमें ये कोण ले लिए, तब क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है संगत भुजाएं लेनी है और संगत ही कोण लेना है। तो आइए अब अगला देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या होना चाहिए, त्रिभुज समकोण होना। सबसे पहले त्रिभुज समकोण होना चाहिए और कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज क्या हो, समकोण हो, कोई दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें क्या है, कोण बी बराबर किसके है, कोण ई के है। और बी सी बराबर किसके है, ई एफ के है। और बी ए बराबर किसके है, ई डी के है। तो आइए देखते हैं, यानी क्या है, कोण बी बराबर किसके है, कोण ई के है। दोनों किसके बराबर हैं, 90 अंश के। दोनों कितने हैं, 90 अंश के हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला है बी सी बराबर किसके है, ई एफ के। तो बी सी भुजा बी सी बराबर किसके है, भुजा ई एफ के बराबर है। अगला क्या है, बी ए बराबर किसके है, ई डी के। बी ए बराबर किसके है, ई डी के बराबर है। तो बहुत आसान है, एक कोण हो गया वो भी 90 अंश का हो गया, बाकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो आइए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज की सर्वांग समता, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखते हैं सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है। सर्व अंग सम, यानी सभी अंग क्या हो, समान हो तो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं सेकंड त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या होंगी, बराबर होंगी। या फर्स्ट त्रिभुज का
कोण सेकंड त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होगा, या फिर माध्यिका भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ऊंचाइयाँ भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, परिमाप भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आइए इसकी परिभाषा दोबारा देखते हैं। इसमें परिभाषा में क्या लिखा है, सबसे पहले तो सारी भुजाएं और कोणों का माप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा त्रिभुज वो पहले वाले त्रिभुज को दूसरा वाला त्रिभुज क्या करेगा, ढक लेगा, पूरा क्या करेगा, ढक लेगा। उसके बाद 5 तरह की सर्वांग समताएं होती हैं, भुजा से सर्वांग समता, भुजा से सर्वांग समता, कोण भुजा, कोण से सर्वांग समता, कोण भुजा से सर्वांग समता, और समकोण त्रिभुज हो और 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, तब भी क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो पहले वाले में क्या करना, देखो पहले वाले में हम बताए थे कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में सर्वांगसम होंगी, यानी ये AB जो है किसके सब बराबर होगी, ED के, फिर BC बराबर होगी किसके, EF के, और AC बराबर किसके होगी, DF के। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के। अगला क्या था, अगला था SAS यानी भुजा कोण भुजा। तो सबसे पहले भुजा लेना है, तो भुजा ले लिए, दोनों भुजाएं बराबर होंगी, फिर कोण बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, फिर भुजा, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके होगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। फिर आइए अगला देखते हैं, अगला क्या था, अगला था ASA। इसमें एंगल साइड एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, साइड ये इसके बराबर हो गए, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, तो अगला था एंगल और साइड, यानी एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर अगला है साइड, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। फिर अगला ये देखते हैं, तो अगला क्या है, RHS है, यानी त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, कोई 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, कोई भी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज का ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। तो अगर सर्वांग समता की बात की जाए तो केवल 5 सर्वांग समता होती, कोई छठी सर्वांग समता नहीं होती है। तो सर्वांग समता को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, इसीलिए हम दोबारा उसका रिवीजन भी करा दिए हैं। आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जिसकी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPP हो, सुपर टेट हो, या फिर KVS हो, DSSB हो, मतलब कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, त्रिभुजों की सर्वांग समता से एक प्रश्न आपका बनेगा ही जरूर। और अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दोबारा आपको सर्वांग समता पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्वांग समता बहुत आसान है। देखने में जितना कठिन लगता है उतना ही अगर आप पढ़े हो, अच्छे से ध्यान से पढ़े हो, तो बिल्कुल बहुत आसान है। कभी भी एक भी नंबर आपका गलत नहीं होने वाला है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्त, और वृत्त का पूरा हम पहले बेसिक लेके आएंगे। वृत्त का बेसिक खत्म होने के बाद एक एक करके हम ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि 50 से लगभग 60 बच्चों ने पर्सनल SMS किया है कि सर पहले ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करा दीजिए। तो आप लोगों के ही अनुसार हम चल रहे हैं, ज्योमेट्री क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप सभी की क्या प्रिपरेशन खूब अच्छी हो सके। अगले वीडियो में आपको ज्योमेट्री का वृत्त का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद आप सभी कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। कुछ बच्चे ने कमेंट किया है कि सर हमको CI SI पढ़ा दिया, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दीजिए। तो आप सभी बताना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वही चैप्टर आपको अच्छे से सरल तरीके से ट्रिक के साथ बताया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।